सो हेलो हाय नमस्ते नमस्कार वनकम केंचो एंड कसं काय मैं बच्चा लोग। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था केपलर के दिए गए 3 लॉस थे, उसमें से जो तीसरा लॉ था वो तीसरे लॉ ने कैसे न्यूटन का मदद किया टू फॉर्मुलेट इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलो देखते हैं कि ये उसने किस वे में किया। ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है हम लोग का क्लास 10th का, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ना हम लोग पहले ये रिवाइज कर लेते हैं कि केपलर के तीसरे लॉ ने क्या कहा था करके। केपलर का तीसरा लॉ एकदम सिंपल वर्ड्स में बोल रहा था कि t का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का क्यूब, जिसका मतलब क्या है t यानी अभी देखो ये हमारा सन है और ये हमारा प्लैनेट है। इस प्लैनेट को पूरा एक चक्कर काटने को जो टाइम लगता है उसको हमने t माना था। और r क्या है सर? r यानी कि ये प्लैनेट और ये सन के बीच में का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग ने r माना था। यानी t और r के बीच में कुछ एक रिलेशन है और वो कैसा है? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। जरा हम लोग इसको सिंपल करेंगे तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल का साइन को हम लोग इक्वल टू डाल सकते हैं। इक्वल टू डालने पे क्या आ जाता है इधर? के, तो के आर क्यूब। अब ये के यानी कांस्टेंट हुआ तो ये आर क्यूब जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा, तो क्या समझा? टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा? के। ये पूरा लेक्चर में तुम लोग ये चीज को दिमाग में रख लेना कि ये क्या था हम लोग का? ये था हम लोग का केपलर का दिया गया तीसरा लॉ। ठीक है, हम लोग देखो केपलर्स लॉ नहीं लिखा है मैंने, इधर लिखा है न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर लॉ। बट मैंने तुम्हें क्या बताया था शुरू करने से पहले कि केपलर के तीसरे लॉ ने, यानी ये जो लॉ है ये हेल्प न्यूटन ने इसके मदद से अपना फॉर्मूला बनाया था। तो चलो देखते हैं ये कैसे किया था उसने। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना 2-3 चीजें पहले कॉन्सेप्चुअली समझ के चलते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्चुअल समझना है वो रहता है अपना सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो क्या होता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स? देखो सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा मैं डेफिनेशन वाइज नहीं समझाऊंगा, एकदम सिंपल से समझाता हूं। अब देखो अगर हम लोग ने कोई भी एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकने का ट्राई किया, जैसे कि अगर हम लोग, मेरे पास ये समझो एक रस्सी है, रस्सी से मैंने इस ऑब्जेक्ट को पकड़ा हुआ है इस तरह से, और इसको चलो यहाँ पे देखो ये चाबी है मेरे पास, ठीक है। अब मैं इस चाबी को ऐसे जोर जोर से ऐसे घुमाना स्टार्ट करता हूँ, तो क्या हो रहा है? ये जो चाबी का जो आउटर पार्ट है वो बोल रहा है मुझे बाहर जाना है, बट उसे रोक के कौन रख रहा है? रोक रहा है ये मेरा हाथ। ये हाथ क्या कर रहा है? उसको अंदर के साइड पे खींचे चले जा रहा है। ये जो अंदर के साइड पे खींचने वाला फोर्स है इसे कहते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। जरा यहां पे देखो समझाता हूं। अगर समझो हमारे पास एक सन है इधर, ठीक है, ये हमारा सन है। अब जो प्लैनेट हम लोग का इसके ऊपर चक्कर काटने वाला है, ठीक है, ये जो हमारा प्लैनेट ये ऐसे गोल गोल घूमने वाला है इसके अराउंड, ये गोल गोल घूम रहा है जैसे मैंने वो दिखाया था, वो जैसे मैंने उसको किया था। अब ये गोल घूम रहा है तो ये बाहर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि एक फोर्स जो है इस प्लैनेट को अंदर के साइड पे खींचे रख रहा है। ये अंदर पे खींचने वाला फोर्स कहां पे खींच रहा है? देखो सन हमारा सेंटर पे। अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी हर एक प्लैनेट जो है जो गोल गोल घूम रहा है सन के अराउंड, वो कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? अपना सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम लोग क्या नाम से देंगे? एफ, ठीक है। तो अभी उन्होंने क्या बोला था कि ये जो एफ है ना इसका एक्चुअल वैल्यू है, दैट वैल्यू इज mv² अपॉन r। याद रखना ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, दैट इज mv² अपॉन r। एक एक करके इसको तोड़ते हैं हम लोग। सर m का मतलब क्या है वो पहले बताओ। m यानी कि ये जो प्लैनेट दिख रहा है इस प्लैनेट का मास, प्लैनेट के मास को हमने क्या कंसिडर किया है बच्चों? m। तो प्लैनेट का मास को हमने m कंसिडर किया है। सर v क्या है? v यानी देखो ये प्लैनेट कोई तो एक स्पीड से चक्कर काटता रहेगा, कभी फास्ट कभी स्लो, क्या स्पीड रहेगा? तो यानी v यानी द स्पीड ऑफ द प्लैनेट, कितने स्पीड से वो घूम रहा है, स्पीड ऑफ प्लैनेट। प्लैनेट कौन से स्पीड से घूम रहा है? ओके। और ये जो हम लोग का s है, ओ सॉरी v बात किया, अब जो है हम लोग का r क्या हुआ? r यानी कि ये जो प्लैनेट और ये सन के बीच में का जो डिस्टेंस है दैट इज r, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट
एंड सन, ये हम लोग का आर है। ठीक है, मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स का एक तुम्हें समझा दिया। क्या है, वापस से रिकैप ले लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी एक ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ खींचे रख रहा है सब चीज को। इसके लिए तो प्लैनेट हम लोग का उड़ के बाहर नहीं जा रहा है। अभी देखो क्रिकेटर बॉल फेंकता भी है तो हाथ से उसका बॉल छूट जाता है ना, बट ये प्लैनेट अगर गोल गोल घूम रहा है तो प्लैनेट बाहर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि कोई तो एक फोर्स है जो उसको अंदर पकड़े रख रहा है। दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया, हर एक चीज का मतलब बता दिया मैंने। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट के ऊपर, यानी कि और एक चीज इसमें काम आने वाला है। ये फॉर्मूला बहुत फेमस है, स्पीड। चलो बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या है? वेरी गुड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट हम लोग कौन सा बात कर रहे हैं? हम लोग देखो, हम लोग यहाँ पे प्लैनेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर ये हमारा सन है, ये उस प्लैनेट का ऑर्बिट है, और ये एक्चुअली में हम लोग का प्लैनेट है। ठीक है, अब मुझे बताओ जो प्लैनेट का स्पीड है, ठीक है, जो प्लैनेट का स्पीड है उसे हमने क्या लिखा था स्टार्टिंग में? उसे हमने लिखा था v से। ठीक है, तो मैं स्पीड के जगह पे v लिखता। अब जो डिस्टेंस है, प्लैनेट कितना दूरी ट्रैवल कर रहा है, चलो टाइमर लगाते हैं। प्लैनेट अपना यहां से शुरू करने वाला है, यहां से वो पूरा चक्कर काट के वापस से वो किधर आने वाला है? यहां पे आएगा। मुझे बताओ उसने क्या किया? एक सर्कल का आउटर पार्ट से घूम के आ गया। क्या वो ऐसे किया कि यहां से इधर जाके ऐसा है? बाहर से घूमा। इस बाहर वाले रीजन को कोई नाम दे सकता है क्या? ये बाहर वाले रीजन को नाम बताओ क्या देते? इसको बोलते हैं हम लोग सरकमफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? सरकमफरेंस। अब मुझे बताओ सरकमफरेंस अगर ये हो गया तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर हमारा सरकमफरेंस का फॉर्मूला रहता है। तो डिस्टेंस क्या हो गया? प्लैनेट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 2 पाई आर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। और मैंने बताया था प्लैनेट को जो टाइम लगता है पूरा एक चक्कर काटने को, उसको हमने किससे इंडिकेट करते हैं? हमेशा टी से। तो ठीक है, एक छोटा सा रिकैप मैंने तुम्हें सबको दे दिया। क्या क्या मैंने रिकैप दिया? पहला तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बताया था। बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था हमारा? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला था F इज इक्वल टू mv² अपॉन आर, और जो v का फॉर्मूला है वो क्या है हम लोग का? 2 पाई आर अपॉन टी। ये मैंने दोनों एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब ये दो चीज के मदद से हम लोग अपना सम को शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलो अब मैं तुम लोग को पूरा प्रॉपर वे में डेरिवेशन किस तरह से लिखना है ये मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो चलो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहां से हम लोग लिखना शुरू करेंगे। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लैनेट is given by F is equal to mv² upon r, where जहां पे m का मतलब क्या है? मास ऑफ द प्लैनेट। v का मतलब क्या है? स्पीड स्लैश वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट। एंड r का मतलब क्या है? r इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। ठीक है, तो चलो मैंने पहले तो इतना लिख दिया। सेकेंड पार्ट में बात करूंगा वो स्पीड के बारे में, जो मैंने बताया था ना। तभी हम लोग वो वाला फॉर्मूला लिखेंगे। अब बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या था? स्पीड इज इक्वल टू, मैंने लिखा था डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, स्पीड को मैंने किससे डिनोट किया था? v से। डिस्टेंस ट्रैवल, गोल घूम रहा है ना, गोल घूमने वाला डिस्टेंस यानी सरकमफरेंस यानी 2 पाई आर हो जाएगा। और टाइम टेकन को हम लोग ने क्या माना है? t। ठीक है, इसको हम लोग एक काम कर लेते, इक्वेशन नंबर हम लोग इसको दे देते हैं 1। अब ये जो v का वैल्यू मिला है वो हम लोग कैसे यूज करेंगे देखो। तो हम लोग चलो शुरू करते हैं हम लोग का एक्चुअल फॉर्मूला यहां से। तो स्टार्ट करता हूं मैं। F इज इक्वल टू था हमारा mv² अपॉन r, है ना। मैं काम करता हूं इसको जरा सिंपल करने के लिए, m और r को अलग करता हूं। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय ये v² को मैं अलग लिखता हूं। क्यों? क्योंकि v का कुछ एक वैल्यू है ना, वो सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो चलो F इज इक्वल टू m अपॉन r मल्टीप्लाई बाय,
बता सकते हो v का वैल्यू क्या मिला था हम लोग को? v का वैल्यू मिला था 2 पाई r डिवाइडेड बाई t। तो मैं वो वैल्यू पुट करने जा रहा हूं 2 पाई r अपॉन t। अब ये तो v का वैल्यू है, बट यहाँ पे v का स्क्वायर है, मतलब इस चीज का भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर है। ये हमें कहां से मिला? ये हमें मिला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। अब सॉरी, अब f इज इक्वल टू, चलो स्क्वायर करते हैं इन सबका, m अपॉन r को वैसे ही रखेंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, पाई का स्क्वायर हो जाएगा अपना पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर हो जाएगा अपना r स्क्वायर, और t का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का t स्क्वायर। सिंपल एज दैट, सभी चीज का मैंने वहां पे क्या किया, स्क्वायर कर दिया। सर अब क्या? ठीक है ठीक है, मैं भी समझ में आ गया हूं कि बहुत कुछ नंबर्स दिख रहा है, कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल समझो। तुम्हें बस और बस क्या करना है पता है, मैंने बताया था केपलर का तीसरे लॉ ने न्यूटन का हेल्प किया था। ये दिया गया फॉर्मूला ही न्यूटन का था, तो न्यूटन के फॉर्मूला में वो केपलर बोलो क्या बोल रहा था, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। बस ये चीज को ढूंढो और उसको अलग करो, यही तुम्हारा काम है। अभी देखो, अभी टी स्क्वायर दिख रहा है, ओ दिख रहा है, कहां दिखा तुम्हें टी स्क्वायर? टी स्क्वायर दिख गया। चलो आर क्यूब दिख रहा है क्या? अगर मुझे टी स्क्वायर नीचे दिख रहा है तो आर क्यूब ऊपर दिखना चाहिए, क्योंकि दोनों देखो उल्टे दिशा में। टी स्क्वायर नीचे तो दिख रहा है, बट आर क्यूब नहीं है ना, मुझे यहाँ पे कौन दिख रहा है, आर का स्क्वायर दिख रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, ये आर का स्क्वायर है ना, इसको हम लोग आर से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यानी आर स्क्वायर और आर मल्टीप्लाई होकर क्या देगा हमें, आर क्यूब दे देगा। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं मल्टीप्लाई बाय आर, आर से मल्टीप्लाई कर दो इसको। चलो तो हमारा फॉर्मूला देखो अभी किस तरह से बनेगा, f इज इक्वल टू m अपॉन आर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। हम अभी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय किससे करने जा रहे हैं, आर से ना। ऊपर एक आर आएगा, नीचे एक आर आ जाएगा, क्योंकि देखो मेरे टी स्क्वायर तो था बट आर क्यूब नहीं था, तो आर क्यूब लेके आ रहे हैं हम लोग। अब जरा देखते हैं इसका, f इज इक्वल टू m अपॉन आर 4 पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर और आर मिला के क्या बन जाएगा अपना, आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और ये टी स्क्वायर है ना, ये टी स्क्वायर नीचे ना, ये इसके साथ दे दो, ये टी स्क्वायर इधर आ गया, ये टी स्क्वायर आ गया इधर, और ये जो नीचे वाला आर था ना उसको इस आर के साथ दे दो, तो ये आर और ये आर मिला के क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर। तो देखो मैंने क्या क्या किया, जरा वापस से मैं क्लियर कर देता हूं, जरा समझाने के लिए अच्छे से हो जाएगा। पहले तो मैं एक काम कर लेता हूं, सबको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, m ऊपर का पार्ट पूरा देख लेते एक साथ, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और आर मिला के बन जाएगा आर क्यूब, और नीचे क्या बचा अपना, आर और आर क्या बचेगा, आर स्क्वायर और ये टी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हम लोग ने कैसे भी करके वो पार्ट जो चाहिए था वो लेके आ गया, आर और टी स्क्वायर तो लेके आ गया। अब जरा इसको हम लोग इजी वे में लिख देता हूं मैं। इजी वे से मेरा मतलब है जो चीज हम लोग को चाहिए था मेन केपलर का लॉ, उसको अलग करते हैं। केपलर का लॉ ये था अपना, देखो ये हमारा केपलर का लॉ है, उसको अलग कर दो, बाकी सबको एक साइड रख दो। तो कौन कौन आएगा, देखो 4 दिख रहा है, कांस्टेंट नंबर पहले रखते हैं हम लोग को, 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को अलग कर दिया, और ये चीज को मैं अलग रखता हूं, ये कौन है अपना, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, चलो यहां पे देखो अभी नाउ, अब हम लोग को पता है सिंस केपलर के तीसरे लॉ में, केपलर का थर्ड लॉ कहता है, केपलर का थर्ड लॉ क्या कहता है कि टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब का वैल्यू क्या होता है, के यानी कांस्टेंट। बट यहाँ पे हम लोग को टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब नहीं दिख रहा है, उसको उल्टा दिख रहा है ना, कोई टेंशन नहीं है, तो इस चीज को उल्टा कर दो ना। तो इसका इंडिकेशन क्या रहेगा कि अगर मैंने इसका उल्टा किया, यानी आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर किया, तो ये के है ना, ये के का भी उल्टा हो जाएगा, के का उल्टा यानी ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन के हो जाएगा। ठीक है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब का उल्टा आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, एंड के का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, 1 अपॉन के हो जाएगा। अब ये वैल्यू जो है वो इसमें पुट कर लेते हैं, तो देयरफॉर f इज इक्वल टू क्या मिला अपने को, 4m
पाई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर की जगह पे लिख दिया मैंने क्या, 1 अपॉन के डाल दिया, जो हमने उधर प्रूव कर दिया था। इसके बाद एफ का वैल्यू क्या आ गया अपना, देखो जो भी कांस्टेंट है ये के और ये आर स्क्वायर का जगह अदला बदली करो एक साइड के लिए, 4m पाई स्क्वायर, ये के को इधर रख देते और ये जो आर स्क्वायर है उसको उधर डाल देते। सर ऐसा क्यों किया आपने? चलो अभी एक एक करके हम लोग चीजें समझते हैं। यहाँ पे कौन कौन दिख रहा है, चलो देखते हैं कौन कौन दिख रहा है तुम्हें। कौन कौन है इधर, 4 है, फिर कौन है, m है, फिर कौन है, पाई का स्क्वायर है, और फिर कौन है, k है। एक एक करके बात करते हैं। 4, क्या एक 4 एक नंबर है? और हमें पता है कि हर एक नंबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। यस। m यानी क्या बोला था मैंने, मास ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट का वजन। अब प्लैनेट का वजन हर बार चेंज नहीं होता है, वो डाइटिंग वीटिंग नहीं करता है ना, इसका मतलब प्लैनेट का वजन भी क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा। ये सिंबल तो सबको पता है, ये सिंबल को क्या बोलते हैं हम लोग, पाई बोलते हैं। अब पाई अगर एक कांस्टेंट नंबर है, 3.14 हम लोग को पता है, इसका मतलब उसका स्क्वायर भी क्या रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा। अरे के तो सबको ही पता है, के का मतलब ही क्या रहता है, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा जो चीज है, ये पूरा जो चीज है वो क्या निकल के आ गया, कांस्टेंट निकल के आ गया। इसका मतलब F इज इक्वल टू, ये पूरा चीज हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो हम लोग ने डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में एक चीज पढ़ा था, क्या पढ़ा है वो चीज, अगर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो हम लोग ये चीज, मुझे सिंबल अच्छा नहीं लगता है तो मैं क्या करता हूं, इक्वल टू डालता हूं। इक्वल टू डाला तो क्या डालना पड़ता है, उसके साथ साथ k डालना पड़ता है, एंड फिर y आ जाता है। ये हम लोग का डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का रूल है। कुछ इसको इससे रिलेट करने का कोशिश करो। इक्वल टू के बाजू में कौन दिख रहा है तुम्हें, कांस्टेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इक्वल टू के बाजू में कौन दिख रहा है, कांस्टेंट। यानी इस चीज को मैं ये चीज करके लिख सकता हूं, देखो कैसे, ये सिंबल को क्या करते, ये डाल देते और इस के को क्या करते, हटा देते, तो हम लोग का ये बन जाएगा। ये दिमाग में रखते हुए मुझे बताओ इसका क्या करना चाहिए, F, इस सिंबल को हम लोग ने ये बना दिया, कांस्टेंट को हटा दिया और हमारे पास क्या बन गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये दिया है अपने न्यूटन ने। तो इस लॉ को हम लोग बोलते हैं इनवर्स। वाई इनवर्स? क्योंकि हमने आर का उल्टा किया, आर स्क्वायर का उल्टा किया, उल्टे को ही हम लोग इंग्लिश में इनवर्स करना कहते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ, स्क्वायर कर रहे हैं ना हम लोग, इनवर्स भी कर रहे हैं, स्क्वायर भी कर रहे हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कहना एकदम सिंपल सा रूल है। इस चीज को देखो, अब ये पूरा जो मैंने सम किया बोर्ड पे तुम्हारे, ये पूरा एक न्यूमेरिकल है हम लोग का, जो कि है न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो भी ये वीडियो देख रहा है, तुम लोग 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर सकते हो और इसको पूरा सम को एक बार नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जरा ये समझते हैं कि ये न्यूटन का जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है उसका मतलब क्या है, ठीक है। चलो देखते हैं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब क्या है? चलो इसको हम लोग ना छोटे छोटे क्वेश्चन से करते हैं। सपोज कि मेरे पास एक प्लैनेट इधर है और ये प्लैनेट इधर है, ये दोनों प्लैनेट के बीच में का दूरी समझो हम लोग का क्या दिया है, आर से दिया गया, ठीक है। जिसी तरह से अगर ये प्लैनेट की दूरी को मैंने अगर डबल कर दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा पता है, इसके ग्रेविटेशन में कुछ तो इफेक्ट गिरेगा ना। एकदम सिंपल लॉजिक, जैसे जैसे तुम लोग चीजों को दूर लेके जाओगे ना, तो ग्रेविटी क्या हो जाएगा, कमजोर होते जाएगा। जैसे जैसे वो प्लैनेट दूर होते जाएगा, ग्रेविटी क्या होगा, कमजोर होगा। तो अगर प्लैनेट के बीच में का दूरी आर के जगह पे डबल कर दिया, तो इसके ग्रेविटी में क्या इफेक्ट गिरेगा, तो ग्रेविटी में क्या इफेक्ट गिरेगा, ग्रेविटी यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स में इफेक्ट क्या गिरेगा। याद रखो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, ग्रेविटी में इफेक्ट कैसे गिरेगा इससे पता चलेगा। पहले तो उसने क्या बोला, जो भी नंबर दिख रहा है ना उसका क्या करो, स्क्वायर। आर का डबल हो गया, आर का क्या हो गया, डबल होना मतलब आर का कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया ना, मतलब 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। एंड इसी स्क्वायर का हमने क्या कर दिया, इनवर्स यानी क्या करना पड़ेगा, ये 4 को हम लोग क्या करेंगे, 1/4 करके लिखेंगे। मतलब क्या हुआ सर, अगर ये दोनों के प्लैनेट के बीच में का जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी अगर g से डिनोट किया जाएगा, तो इन दोनों प्लैनेट के बीच में यानी डिस्टेंस डबल करने पे इनका ग्रेविटी हो जाएगा 1/4 ऑफ g।
यानी पहले जितना ग्रेविटी था उसका 1/4 हम लोग का हो चुका है ग्रेविटी। वाह, क्या हम लोग को एक न्यूटन ने एक छोटा सा चीज से इतना, देखो हमें एक सिंपल सा कैलकुलेशन बता दिया। चलो कोई नहीं, तुम लोग को एक छोटा सवाल देता हूं। अगर दो प्लैनेट के बीच में का डिस्टेंस r है, अगर ये प्लैनेट का बीच में का डिस्टेंस जो है वो 3 गुना बढ़ा दिया, r के जगह पे अभी 3 गुना बढ़ा दिया, तो ग्रेविटी में कितने का फर्क होगा? सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। याद रखो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। नहीं समझ में आया? चलो मत याद रखो, क्या याद रखना है? सिर्फ ये नंबर याद रखो। नंबर कितना बोला था? 3 गुना बढ़ाया ना, 3 टाइम्स बढ़ाया है। 3 टाइम्स का मतलब क्या हो गया? इस 3 का करो स्क्वायर, जो कि कितना होता है 9, और इस नंबर का करो इनवर्स। 9 का इनवर्स कितना हो गया? 1/9। यानी अब जो प्लैनेट के बीच में का हम लोग का क्या हो गया बोलो? ग्रेविटी। ग्रेविटी कितना हो गया? 1/9 टाइम्स द ओरिजिनल ग्रेविटी हो गया। चलो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलो जरा और एक बार जरा समझने के लिए, अगर दो प्लैनेट के बीच में का दूरी r है, अब जरा इंटरेस्टिंग, अब मैंने दोनों प्लैनेट के बीच में का दूरी को आधा कर दिया है। ठीक है, दोनों प्लैनेट के बीच में का दूरी को कितना किया मैंने? आधा। अब बता सकते हो इनके बीच में का ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा रहेगा? कोई टेंशन नहीं है, जैसा हमने पढ़ा था वैसे ही करना है। याद करो, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। न्यूटन ने दिया हुआ फॉर्मूला। नहीं याद आ रहा है? भूल जाओ। नंबर देखो क्या है, नंबर कितना बोला उन्होंने? आधा। इस आधे का क्या करना पड़ेगा? पहले स्क्वायर करो। स्क्वायर करने पे आंसर कितना आएगा? 1/4 हो जाएगा ना। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अब इस 4 का क्या, 1/4 का क्या करना पड़ेगा? इनवर्स। इनवर्स यानी उल्टा। 1/4 को उल्टा करो, क्या बन गया? 4 हो गया ना। 4/1 हो जाता है ना, बराबर ना। 1/4 का उल्टा क्या होता है? 4/1, जिसका मतलब ही क्या रहता है? 4। यानी कि अगर इसके बीच में का जो ग्रेविटी है वो g से डिनोट करेंगे, तो इन दोनों के बीच में का ग्रेविटी कितना हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। डिस्टेंस को आधा करने पे देखो ग्रेविटी कितना हो गया। तो आई होप सो कि तुम्हें न्यूमेरिकल समझ में आ गया रहेगा। बहुत ही सीधा साधा क्वेश्चन था। तो अभी तुम लोग को एक सवाल है, ये ऑब्जेक्ट का मास है, ये मैं नहीं निकालूंगा, तुम लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना कितना क्या होगा। दो प्लैनेट है, दोनों प्लैनेट के बीच में का डिस्टेंस को r रखा है मैंने। अब ये प्लैनेट के बीच में का डिस्टेंस को मैंने √2 टाइम्स बढ़ा दिया है। याद रखना कितना टाइम्स बढ़ा दिया है? √2 टाइम्स बढ़ा दिया है। तो मुझे बताओ ग्रेविटी कितने टाइम्स बढ़ेगा? कितना टाइम्स बढ़ेगा या कम होगा, जो भी है। ठीक है, सो ये तुम लोग एक क्वेश्चन के लिए अपना एक छोटा सा अपना दिमाग लगा सकते हो। जिसको भी इसका आंसर पता चला है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना। तो टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आगे बने रहिए, क्योंकि आगे हम लोग और भी चीज देखने वाले हैं कि कैसे ये न्यूटन ने ना सिर्फ ये इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं, उसने पूरा ग्रेविटेशन का फॉर्मूला ही बना दिया इससे। और देखते हैं ये ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला बनाया है उसमें एक नया चीज इन्वेंट होने वाला है, जिसको हम लोग कैपिटल G करके बोलते हैं। और ये कैपिटल G क्या है, चलो हम लोग अपने अगले लेक्चर में देखते हैं। सो टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।